यहाँ मिथिला के साम्राज्य के उत्थान और उसके विभिन्न कालखंडों, विदेह राजवंश, दार्शनिक राजाओं का युग। मिथिला की नींव राजा निमि ने रखी थी, लेकिन इसे पहचान राजर्षि जनक के काल में मिली। दार्शनिक केंद्र, यह साम्राज्य तलवारों के बल पर कम और ज्ञान के बल पर अधिक पहचाना जाता था। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र और गार्गी जैसे विद्वानों के बीच होने वाले शास्त्रार्थ ने उपनिषदों की रचना में बड़ी भूमिका निभाई। भौगोलिक विस्तार, रामायण काल में यह क्षेत्र हिमालय की तराई से लेकर गंगा तक और गंडकी से लेकर कोसी नदी तक फैला हुआ था। कर्नाट राजवंश, मिथिला का स्वर्ण युग। विदेह के बाद कर्नाट वंश के शासन को मिथिला का स्वर्ण युग माना जाता है। राजा नान्यदेव ने इस वंश की स्थापना की थी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, इसी काल में मैथिली कला, संगीत और साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। सिमरावगढ़, वर्तमान नेपाल सीमा के पास इसकी भव्य राजधानी थी। पतन, 1324 ई में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद इस स्वतंत्र साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और अंतिम राजा हरि सिंह देव को पहाड़ों की ओर शरण लेनी पड़ी। ओइनवार और खंडवाला राजवंश, कर्नाट वंश के बाद शासन स्थानीय ब्राह्मण राजवंशों के हाथ में आया। ओइनवार वंश, इसी काल में महान कवि विद्यापति हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से मैथिली भाषा को अमर कर दिया। महारानी लखिमा देवी जैसी विदुषी महिलाओं ने भी शासन की बागडोर संभाली। दरभंगा राज, खंडवाला वंश, ये भारत के सबसे बड़े जमींदारी राज्यों में से एक था। इन्होंने आधुनिक काल तक मिथिला की संस्कृति, शिक्षा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दान और कला को जीवित रखा। मिथिला की खोई हुई धरोहरें, साम्राज्य भले ही नक्शे से ओझल हो गए हों, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी आर्ट, ये कभी महलों की दीवारों की शोभा थी, जो अब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। पंजी व्यवस्था, वंशावली को सुरक्षित रखने की दुनिया की सबसे पुरानी और वैज्ञानिक प्रणालियों में से एक। बौद्धिक विरासत, उदयनाचार्य और पक्षधर मिश्र जैसे विद्वानों ने यहीं से न्यायशास्त्र को पुनर्जीवित किया था। विदेह से लेकर दरभंगा राज तक मिथिला का साम्राज्य कभी सैन्य विस्तार का भूखा नहीं रहा। इसका असली साम्राज्य ज्ञान और संस्कृति का था, जिसकी गूंज आज भी हर मैथिल के संस्कार में सुनाई देती है।